दोस्तों, मैं पूजा ग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का दो अच्छा टॉपिक है। एक है हेनरी का नियम और दूसरा है राउल्ट का नियम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नियम है क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को जायज़ करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, पहले हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। हेनरी का नियम है कि स्थिर तापमान पर किसी भी का जो मूल अंश होता है उस गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिए, स्थिर तापमान पर किसी भी गैस का मूल अंश उस गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। एग्जैक्ट मैंने यही लिख रखा है। देखिए, स्थिर तापमान पर किसी गैस के मूल अंश उस गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देखिए, यहाँ पर जो आंशिक दाब है वो मूल अंश के समानुपाती है। जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह हटाए हैं फिर उसके बाद क्या है, एक नियतांक आया है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए मोल अंश है। तो देखिए पी क्या है, पी तो गैस का आंशिक दाब है, एक्स क्या है, गैस का मूल अंश है, और के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जो हेनरी स्थिरांक होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो हेनरी नियतांक भी बढ़ जाता है, और जब तापमान को घटाते हैं तो हेनरी नियतांक भी घट जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर जब मैंने तापमान को बढ़ाया तो क्या, हेनरी नियतांक भी बढ़ गया है। तापमान बढ़ाते हैं तो हेनरी नियतांक भी बढ़ता है, और यहाँ पर देखिए तापमान घटाते हैं तो हेनरी नियतांक भी घट जाता है। तो यहाँ पर तापमान घटाने पर हेनरी नियतांक भी घटता है। यहाँ पर मैंने लिखा है। और यहाँ पर आगे देखिए, जो हेनरी नियतांक होता है वह विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जब हम हेनरी नियतांक को बढ़ाते हैं तो विलेयता घट जाती है, और जब हेनरी स्थिरांक को घटाते हैं तब विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। उल्टा होती है, मतलब वो विपरीत होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती है। इसका यही मतलब है। देख लीजिए, हेनरी नियतांक विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम के एच को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, के एच को बढ़ाते हैं तो विलेयता घट जाती है, और जब के एच को घटाते हैं तो विलेयता घट जाती है। और आप जानते हैं के एच कब बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ाते हैं। जब तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हेनरी स्थिरांक भी बढ़ जाता है, और जब तापमान को घटाते हैं तो क्या होता है, तो हेनरी नियतांक भी घट जाता है, मतलब विलेयता बढ़ जाती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। देखिए क्या है हेनरी के नियम की सीमाएं, जो गैस का आंशिक दाब होना चाहिए वो अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, मतलब जो आंशिक दाब है वो अधिक भी नहीं होना चाहिए, और जो तापमान का मान है ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो गैस का आंशिक दाब है वो अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, और जो तापमान है वो भी कम नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर से उसका एक मान दिया रहेगा, उसी मान पर वो काम करेगा, हेनरी का नियम। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखे हैं। हेनरी के नियम के कई अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग आप देख लीजिए, देखिए क्या है। पहला अनुप्रयोग है कि जो सोडा जल एवं शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। आपने देखा होगा जो ठंडा होता है, मतलब आता है ठंडा, उसमें कोल्ड ड्रिंक जिसे कहते हैं आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को की विलेयता को उस घोल में बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस होता है वो विलेयता के समानुपाती, आंशिक दाब जो होता है विलेयता के समानुपाती होता है। जितना ही हम दाब बढ़ाएंगे उतना ही उस कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता उस घोल में बढ़ जाएगी। ठीक है, और देखिए मैंने कुछ एनसीईआरटी बुक से लिख रखा है, एनसीईआरटी बुक से लिख रखा है कि कहाँ कहाँ इसके अनुप्रयोग है। अब देखिए, पहले हम बताते हैं कि इसका अनुप्रयोग इस पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति पर्वतों पर रहते हैं जिसे आरोहक कहते हैं, मतलब जो पर्वतारोही होते हैं, वहाँ पर जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है
वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं वो वहाँ पर कम होता है, जिसके कारण उनमें क्या होता है ऑक्सीजन की उनके शरीर में कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। जो मैंने बोला वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता भी निम्न हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है उनकी, मतलब रक्त में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आरोहक कमज़ोर भी हो जाते हैं और स्पष्टतया सोच भी नहीं पाते हैं, जिसके कारण इन्हें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। ये भी उसके अनुप्रयोग में से एक है। और दूसरा देखिए, दूसरा मैंने लिखा है कि जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के नीचे जाते हैं, मतलब समुद्र में जाते हैं अंदर, तो जब वो अंदर जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके रक्त में जो गैसें होती हैं वो घुलकर उनके सतहों पर चली जाती हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर आंशिक दाब पुनः कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो क्या होता है, तो उनकी नसें फट सकती हैं, जिससे उन्हें बेंट्स नामक रोग हो जाता है। देख लीजिए मैंने वही लिखा है कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं जब अधिक गहराई में जाते हैं तब रुधिर में आंशिक दाब बढ़ने में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। जब नीचे जाएंगे आंशिक दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की विलेयता भी बढ़ जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर जाने लगते हैं तब गैसों का आंशिक दाब कम हो जाता है। देखिए जब वह सतह पर आने लगेंगे तो क्या होता है, गैसों का आंशिक दाब कम हो जाता है तथा घुली हुई जो नाइट्रोजन होती है रुधिर केशिकाओं से बुलबुले के रूप में बाहर आने लगती है, जिससे क्या होती है उनकी कैपिलरीज मतलब नसें फट जाती हैं तथा इस अवस्था को क्या कहते हैं, बेंट्स कहते हैं। इसे कहते हैं बेंट्स, है ना, इस रोग को क्या कहते हैं, बेंट्स। और इस बेंट्स को रोकने के लिए, मतलब इस बेंट्स के इलाज के लिए अब गोताखोरों को क्या करना पड़ता है, समाधान भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इन्हें क्या करना पड़ता है। इन्हें यहाँ पर देखिए हीलियम को, जो आप ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं नीचे जाते वक्त गोताखोर, उसमें क्या हीलियम 11.7% होना चाहिए, नाइट्रोजन भी 56.2% होना चाहिए, और जो ऑक्सीजन होता है 32.1% होना चाहिए, जिससे कारण उनमें ऑक्सीजन भी अंदर जो रक्त में होगा वो सही मात्रा में घुली होगी और उनकी कैपिलरीज भी नहीं फटेंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनुप्रयोग हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट हेनरी के नियम का लेना चाहते तो ले लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, हो गया। अब राउल्ट का नियम देखते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी भी जो द्रव का मूल अंश होता है उस द्रव के द्वारा उसकी सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देख लीजिए मैंने वही लिखा है कि स्थिर तापमान पर किसी वाष्पशील द्रव का विलयन में जो आंशिक दाब होता है उसके मूल अंश के समानुपाती माना जाता है। देखिए तो जो अगर मान लीजिए कोई विलयन ए है, मतलब कोई विलयन है यहाँ पर जिसमें एक ए विलेय है और दूसरा बी है, तो अब मैं बोल सकती हूँ अवयव ए के लिए क्या होगा, अवयव ए के लिए यही होगा। ठीक है, अवयव ए के लिए क्या होगा, पी ए समानुपाती होगा मूल, मतलब ये जो इसका आंशिक दाब है ए का आंशिक दाब समानुपाती होगा ए के मूल अंश के, तो पी ए हटेगा, मूल अंश का निशान हटेगा तो क्या पी नॉट ए आ जाएगा और एक्स ए आ जाएगा। पी नॉट ए क्या है, ए का शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में आंशिक दाब है। क्या है, शुद्ध विलायक का आंशिक दाब। मैं बोल सकती हूँ ए का ए अवयव का शुद्ध विलायक में क्या है, ये आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब है। और यहाँ पर देखिए बी, अगर मान लीजिए अवयव बी के लिए कोई पूछ ले, अवयव बी के लिए तब क्या होगा, तो बी का जो आंशिक दाब है वो समानुपाती बी के मूल अंश के, और तो जब समानुपाती निशान हटाएंगे तो पी नॉट बी आ जाएगा। तो बी का शुद्ध विलायक में आंशिक दाब आप बोल सकते हैं ना, तो ये क्या है, पी नॉट बी क्या है, ये क्या है, पी नॉट ए, पी नॉट ए का है। और जब मैं बोल दूँ पी नॉट बी क्या है, तो वही है बी का शुद्ध विलायक में
शुद्ध विलायक में आंशिक दाब है। ठीक है ना, यही होगा। तो इस प्रकार से ये भी बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो पी टोटल क्या होगा, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, अगर पूछे पी टोटल क्या होगा तो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। पी टोटल तो यही होता है ना। तो जब हम पी टोटल, तो जब पी ए बराबर क्या यहाँ पर देख लिखा है मैंने, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, प्लस पी बी बराबर क्या लिखा है, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, यही तो लिखा है। तो ये आ गया हमारा राउल्ट के नियम से सूत्र। इसी सूत्र पर आधारित सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। देखिए अब राउल्ट का नियम यदि आप समझ गए हैं तो इससे आधारित मैंने एक सवाल भी आपके लिए ले आया है और हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसी सूत्र पर लागू है। देखिए जैसे एक प्रश्न है, उसमें पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर ए का मोल दिया गया है। हमें ए का पहले मोल अंश निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोल दिया है, मोल अंश निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पी नॉट बी का मान दिया है और बी के मोल भी दिए हैं, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल अंश निकालना पड़ेगा। जैसे सूत्र क्या है, पी टोटल ने पूछा है हम लोगों से, तो पी टोटल बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, यही तो। फिर पी ए का सूत्र क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी का क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, यही तो सूत्र होता है। तो देखिए अब हमें निकालना है कि यक्स ए क्या होता है। पहले हम पी ए निकालेंगे, फिर पी बी निकालेंगे, फिर दोनों को इसी में मान में रख देंगे, हो जाएगा। तो पी ए का सूत्र अभी क्या लिखे हम लोगों ने, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। अब देखिए पी नॉट ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 150 गुणे, और यहाँ पर एक्स ए का मान क्या दिया रखा है, एक्स ए का मान हमें निकालना पड़ेगा। ये ए का मूल अंश है, यहाँ पर देखिए ए का मूल दिया गया है। जब हम मूल अंश निकालते हैं तो ए का मूल रखते हैं, पहले तो ए का मूल रखते हैं, नीचे टोटल मूल रखते हैं। टोटल मूल मतलब ए का मूल प्लस बी का मूल, यही तो ए का मूल यहाँ पर देखिए लिखा है कि ए का मूल दिया रखा है 1, ठीक है, और यहाँ पर एन ए का मूल देखे दिया रखा है 1 और बी का मूल दिया रखा है 2। तो क्या निकल जाएगा, 1/213, यही तो आ गया। एक्स ए का मान 1/3 आ गया, तो 1/3 आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 × 5 = 15, ये 0 मतलब 50 आ गया। 50 पी ए क्या आ गया है, 50 आ गया है। अब देखिए पी बी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पी बी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी होता है। तो पी नॉट बी के तो मान दिया गया है कि 210 बार है, लेकिन एक्स बी का मतलब ये जो बी का मूल अंश वो नहीं दिया गया है। अगर हमें बी का मूल अंश निकालना पड़ेगा तो ऊपर बी के मोल लिखने पड़ेंगे, नीचे टोटल मोल लिखने पड़ेंगे। टोटल मोल मतलब ए का मोल प्लस बी का मोल, यही तो टोटल मोल है। तो बी का क्या है मोल, देखिए 2 है अपन, टोटल मोल कितना है, ए का कितना है, देखिए यहाँ पर 1 मोल प्लस फिर बी का कितना मोल आप जो लिखा है ऊपर 2, तो ये आ जाएगा 2/3, यही तो आएगा एक्स बी की वैल्यू। तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, एक्स बी मतलब बी के मूल अंश की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2/3। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 0, तो 70 × 2 आ गया। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 0 0 2 7 14, पी बी की वैल्यू आ गई। अब हम पी ए और पी बी की वैल्यू को इस सूत्र में पुट करेंगे। किस सूत्र में, इस सूत्र में। चलिए इस सूत्र में पुट करते हैं। क्या है, पी ए का मान क्या है 50, तो 50 रख लेते हैं, प्लस पी बी का मान कितना दिया है 140, और वो हमने निकाल लिया। अब इसे जोड़ देते हैं, कितना आता है, देखिए 0 5 4 9 1 आ गया 100। तो टोटल दाब कितना आ गया, 190 बार, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक सवाल भी मतलब सॉल्व करके दिखाया। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आप अगर किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।